ईरान में जब लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो जवाब सिर्फ लाठी या गिरफ्तारी नहीं था। इस बार सरकार ने कुछ और किया। लोगों के मोबाइल फोन ही उनके खिलाफ सबूत बन गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों को अचानक एक मैसेज मिला कि आपकी गैरकानूनी सभा में मौजूदगी नोट की गई है, आप इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग में हैं। अब जरा सोचिए, आप घर पर बैठे हैं और सरकार को पता है कि आप कहां थे। आज हम समझेंगे कि कैसे ईरान ने डिजिटल सर्विलांस यानी मोबाइल लोकेशन, फेस रिकॉग्निशन, इंटरनेट मॉनिटरिंग और स्पाईवेयर जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारी को ट्रैक किया, कैसे सिम कार्ड बंद कर दिए गए, बैंकिंग सेवाएं रोक दी गई और कैसे इंटरनेट को एक स्विच की तरह ऑन ऑफ किया जाता रहा। तो चलिए आसान शब्दों में पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि प्रदर्शन शुरू हुए तो लोगों को एक डरावना टेक्स्ट मैसेज मिला। मैसेज में साफ लिखा था कि आपकी गैर कानूनी सभा में मौजूदगी नोट की गई है, यानी सरकार को पता था कि कौन कहां गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि एक ट्रैकिंग मोबाइल फोन के लोकेशन डेटा से हुई। हर फोन लगातार टावर से सिग्नल भेजता रहा। अगर सरकार के पास टेलीकॉम डेटा का एक्सेस हो तो वो जान सकती है कि कौन सा नंबर किस जगह मौजूद था। इस तरह प्रदर्शन में शामिल लोगों की पूरी लिस्ट तैयार हो गई। अब जरा सोचिए, आप भीड़ में है लेकिन आपका फोन आपको पहचानवा रहा है। यही डिजिटल निगरानी का पहला कदम था। ईरान की निगरानी प्रणाली कोई अचानक बनाई गई चीज नहीं थी। इसकी नींव लगभग साल 2013 के आसपास रखी गई थी, जब नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार किया गया था। इसका मकसद था इंटरनेट को फिल्टर करना और लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना। और धीरे धीरे ये सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि सरकार चाहे तो इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर सकती है। और इसे समझिए जैसे इंटरनेट कोई पुल हो जिसे जरूरत पड़ने पर उठा लिया जाता है। राजनीतिक संकट आते ही डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि लोग आपस में बात ना कर सके या फिर विरोध की खबरें ना फैला सके। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ लोकेशन से काम चल जाता है? नहीं, ईरान में फेस रिकॉग्निशन तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे लाइव फीड सरकार के सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगर कोई प्रदर्शन में दिखा तो कैमरे से उसका चेहरा मैच किया जा सकता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें बाद में हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की गई और सबूत के तौर पर उनके चेहरों की तस्वीरें और फोन डेटा दिखाया गया। हालांकि ये सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, कई बार गलत पहचान भी हुई, लेकिन डर का माहौल बनाने के लिए इतना काफी है। कई लोगों के सिम कार्ड सस्पेंड कर दिए गए, यानी उनका मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया। कुछ को बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आने लगी। अब जरा सोचिए, विरोध किया और अचानक आपका फोन काम करना बंद कर दे, बैंक अकाउंट रोक दिया जाए। अब आपको बता दिए, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि डिजिटल सजा है। डिजिटल पहचान अब असली पहचान से जुड़ चुकी है। अगर सरकार चाहे तो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर आपको आर्थिक रूप से भी दबाव में ला सकती है। ये नया तरीका है विरोध को रोकने का और बिना खुले टकराव के। साल 2019 के आसपास एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी प्रणाली बना दी गई। अब हर नागरिक का मोबाइल नंबर, सिम कार्ड, डिवाइस आईडी सब रजिस्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नंबर गुमनाम नहीं है। सरकार ये देख सकती है कि आप किन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, किन से बात करते हैं, कहां जाते हैं। एक प्रोग्राम SIAM के जरिए यूजर बिहेवियर लॉक किया जाता है। जरूरत पड़े तो किसी खास व्यक्ति की इंटरनेट स्पीड भी धीमी की जा सकती है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कनेक्शन कंट्रोल किया जा रहा होगा। ईरान ने कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया है। लोगों को मजबूरन घरेलू ऐप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिन्हें मॉनिटर करना आसान है। यानी सरकार ने लोगों को एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम में धकेल दिया है जहां हर क्लिक ट्रैक हो सकता है। कुछ सेवाएं जैसे बैंकिंग और कॉमर्स तो सीधे सरकारी रजिस्ट्री से जुड़े हैं। आप क्या खरीद रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब रिकॉर्ड में जा सकता है। कुछ लोगों ने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए VPN या स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ भी सरकार ने जाल बिछा दिया। फर्जी VPN ऐप्स बनाए गए जिनमें स्पाईवेयर छिपा हुआ था। ये ऐप्स कीबोर्ड स्ट्रोक तक रिकॉर्ड कर सकता है, यानी आप क्या टाइप कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। स्टारलिंक इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। डिजिटल आजादी की कोशिश भी अब खतरे से खाली नहीं। स्पाईवेयर सिर्फ ऐप्स तक सीमित नहीं बल्कि फोन में घुसकर ही आपके मैसेज, फोटो और फाइल कॉपी कर सकता है। इसे टारगेटेड स्पाइंग कहा जाता है, यानी खास लोगों को निशाना बनाया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई भी व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसकी डिजिटल प्रोफाइल खंगाली जा सकती है। इस तरह राइट लीडर्स को ढूंढने के लिए कोशिश की गई। पहले पहचान, फिर निगरानी और फिर गिरफ्तारी। पूरा सिस्टम सुनियोजित तरीके से काम करता है। ईरान ने यह सिस्टम अकेले नहीं बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने रूस और चीन की कंपनियों से तकनीकी सहयोग लिया। इंटरनेट ट्रैफिक मॉनिटरिंग और वेबसाइट ब्लॉकिंग टूल्स के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब यह है कि डिजिटल सर्विलांस अब एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। अलग अलग सरकारें एक दूसरे से सीख रही हैं और असहमति को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा रहा है। साल 2019 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया था। ये एक डिजिटल ब्लैकआउट था। जब इंटरनेट बंद तो न मैसेज, न वीडियो और न ही खबरें। दुनिया को भी असली स्थिति का पता देर से चला और हाल के प्रदर्शनों में भी इंटरनेट आंशिक रूप से बंद कर दिया गया। यह रणनीति साफ है कि पहले लोगों को अलग करो, फिर कार्रवाई करो।
इंटरनेट सर्विलांस सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। इस्फहान शहर में हिजाब नियमों का पालन न करने वाली महिलाओं की पहचान के लिए भी इसी टूल का इस्तेमाल किया गया। ISMI कैचर्स नाम के डिवाइस फोन से पहचान नंबर खींच लेते हैं और बाद में महिलाओं को धमकी भरे मैसेज मिले। यानी निगरानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही बल्कि सामाजिक व्यवहार तक पहुंच चुकी है। हालांकि यह सिस्टम पूरी तरह निर्दोष नहीं है। कई लोगों को गलत पहचान के आधार पर परेशान किया गया, फेस रिकॉग्निशन में गड़बड़ी, लोकेशन डेटा की गड़बड़ी। लेकिन जब डर का माहौल बन जाता है तो तकनीकी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है। लोग अब सोच समझकर फोन लेकर बाहर निकलते हैं और सरकार की रणनीति साफ दिखती है कि भीड़ में से नामों की लिस्ट बनाओ, तुरंत कार्रवाई जरूरी नहीं, 1 महीने बाद भी घर पहुंच सकता है। और यही डिजिटल सर्विलांस की ताकत है। आज का सवाल सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, डिजिटल दुनिया में हर देश के पास निगरानी की क्षमता बढ़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका इस्तेमाल कैसे और कितनी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से होता है। और जब टेक्नोलॉजी सुरक्षा के नाम पर आती है तो आज़ादी की कीमत क्या होती है, ये बहस अब जरूरी है। तो कुल मिलाकर ईरान की कहानी हमें ये समझाती है कि आज के दौर में विरोध सिर्फ सड़कों पर सीमित नहीं बल्कि डेटा में भी दर्ज होता है। आपका फोन, आपकी लोकेशन, आपका चेहरा सब एक डिजिटल फाइल का हिस्सा बन सकता है। सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है बल्कि सवाल ये है कि उसे इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है।